ही जी मैम, मुझे बताएं कि ये जो सेल्फ अस्टीम है, जिसको हम खुद इत्मीदी कहते हैं, जी बिल्कुल। इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए जी। जी, ये बहुत अहम किरदार अदा करती है सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम जो सी है वो इंसान का एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। जी जी बिल्कुल। जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपने क्वालिटीज़ को, अपने करैक्टरिस्टिक्स को पहचानता है, एक दूसरे से कंपेयर नहीं करता जी। और खुद पे यकीन रखता है और अपनी छोटी छोटी कामयाबियों में अपने आप को अप्रिशिएट करता है, तो इससे हमारी जो सेल्फ स्टीम है वो बूस्ट होती है। वो डिपेंडेंट पर्सन नहीं बनता, इंडिपेंडेंट पर्सन बनता है, इमोशनली स्ट्रांग होता है। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मुझे क्वेश्चन बताएं कि ये जो ओवर थिंकिंग है ये क्या होती है, और एक आम इंसान जो है इससे कैसे बच सकता है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बताएं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओवर थिंकिंग एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की सबसे बड़ी रूट है। जी जी। ठीक है, ओवर थिंकिंग इंसान को हाल में नहीं रहने देता। ये एक इमेजिनरी लाइफ होती है। जी जी। जो इंसान के ख्यालात दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। इसी तरह फिर स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे जो से डिसऑर्डर्स इंसान के अंदर शुरू होना शुरू हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग हाल की चीज़ों को बिल्कुल उससे अलग कर देता है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ये देखें कि ये हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल आपकी ख्यालों की दुनिया है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप डीप ब्रीथिंग करें, रिवर्स काउंटिंग करें, जिससे आपके जो माइंड है एक सोच से दूसरी सोच में डाइवर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बताएं कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये क्या होती है, और ये क्यों ज़रूरी है इंसान के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, इमोशनल इंटेलिजेंस एक मेन पार्ट है इंसान की लाइफ का, खुद से रिलेटेड। इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं जो इंसान अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और जितने भी बिहेवियर्स है उसको समझता है और उनसे सीखता है वक्त के साथ साथ, और अपने साथ साथ सीखने साथ दूसरों के भी जो इमोशंस हैं, जो उनके बिहेवियर्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करता है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, सोशली कनेक्शंस बनाते हैं और डिसीजन में स्ट्रांग होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत अहम पार्ट है। इसके ऊपर अमल करना आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है और आप ज़हनी तौर पर जो उनसे हैं क्योर रह सकते हैं। जी मैम, अब हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के मुतालिक। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये क्या है, और बेहतरीन जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये कौन सी है, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, आपने पेरेंटिंग स्टाइल वर्ड से पता होगा कि ये एक तरबियत करने का तरीका होता है जो कि बच्चों का छोटी एज से ही स्टार्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। एक बच्चे की जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो उसके बाय बर्थ से लेके 5 साल तक जो पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाती है वो पेरेंटिंग स्टाइल्स में ही आती है। वो उसकी सारी उम्र की नेचर बन जाती है। ठीक है, इसमें पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात कर लेंगे कि बच्चों की परवरिश किस तरह की जाए। बिल्कुल। कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स ऐसे हैं जिसमें वालिदैन अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। जी जी। कुछ बहुत ज़्यादा बात को मानने वाले होते हैं और कुछ माँ बाप या वालिदैन ऐसे होते हैं जो अपनी बच्चों की बात पर तवज्जो ही नहीं देते। लेकिन सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल वो है जिसमें मोहब्बत, नज़्ब ज़ब्त और फ्रेंडली माहौल हो, जिस पे आप बच्चों की बात पर तवज्जो दें, उनको सुने, उन्हें समझें और उनको राइट और रॉन्ग का बताएं। ये सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है ताकि आपके बच्चे ग्रो अप करें, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनल इंटेलिजेंस जो उनकी उनकी बिल्ड हो ताकि वो किसी रॉन्ग काम की तरफ ना जाए। और इसके अलावा पेरेंटिंग स्टाइल में ये है कि आप अपने बच्चों को बहुत ही काम माहौल दें ताकि फ्रेंडली वो अपनी बात अपने वालिदैन से कन्वे कर सके। जो वालिदैन बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज के होते हैं उनके बच्चे डरते हैं कि हम अपने वालिदैन के साथ किस तरह बात करें। फिर जब वो कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो उसके ऊपर उनको सज़ा वगैरह, मारना पीटना, डांटना, फिर वो एक देखा जाए तो जैसे जेलों में देखा जाए मुजरिम किस्म के जो से लोग बन के निकलते हैं, क्रिमिनल्स की तरह। सो बेहतर है कि अपने बच्चों को इतना ज़्यादा काम और नरम माहौल दें और उनको उनकी बाउंड्रीज का बताएं कि इस बाउंड्री में रह के अगर हम काम करेंगे तो वो आपके लिए सूटेबल है। अगर वो उस बाउंड्रीज को क्रॉस करना स्टार्ट करें तो फिर आप इसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, जो कि बच्चे की तरबियत और उसकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। मैम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मुझे ये बताएं कि जो बच्चों में लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है और जो बिहेवियरल जो इनके इश्यूज़ हैं इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, एक वालिदैन जो है इसको किस तरह हैंडल कर सकता है, इसके बारे में बताएं।
जी बिल्कुल, सबसे पहले वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों में देखे कि बच्चा ज़िद और शरारत क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। कुछ वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों को डायरेक्ट ही मारना पीटना और उनको सजाएं देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके लर्निंग प्रॉब्लम्स आते हैं, बिहेवियर इश्यूज आते हैं। इसके लिए बेहतर है कि सबसे पहले आप उनको एक नरम माहौल दें, ठीक है, फ्रेंडली माहौल दें, ताकि वो अपनी बात इजीली कन्वे कर सकें। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे उनके स्कूल टीचर्स से रब्ता रखें और उनकी छोटी छोटी कामयाबियों पे उनको एप्रिसिएशन दें, ताकि ये बिहेवियर्स इश्यूज और जितनी भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज हैं इनकी ओवरकम हो सके। और अगर ये मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो किसी माहिर नफ्सियात या किसी साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें, ताकि वो इस चीज़ को ओवरकम कर सकें। जी मैम, बहुत शुक्रिया। जी मैम, अब बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो आजकल का जो नौजवान नस्ल है, वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या नौजवान हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, तो ये जो सोशल मीडिया की वजह से जो मेंटल हेल्थ उनकी डिस्टर्ब हो रही है, क्या ये जो सोशल मीडिया है ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया जो सा है ये हमारी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है अगर हम इसको एक बैलेंस तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मुतवाज़न से ज़्यादा, ठीक है। जो सोशल मीडिया है अगर देखा जाए तो इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से हमारी लर्निंग होती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और कॉन्टैक्ट करने में हमारे लिए एक बेहतरीन सोर्स है। लेकिन अगर इसको बैलेंस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसका जहनी सेहत पर कोई असर नहीं है। लेकिन अगर हम इसको बैलेंस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, मतलब कि सारा दिन अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, टाइम अपने बाकी कामों से, इम्पोर्टेंट कामों के बजाय हम सोशल मीडिया पे देते हैं, तो ये हमारी जहनी सेहत को ख़राब करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां ये सोशल मीडिया की वजह से होती है, क्योंकि हम अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो आपको चाहिए कि आप अपने सोशल मीडिया का स्क्रीनिंग टाइम लिमिटेड रखें, जितना आपका फ्री टाइम है। अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करना भी एक स्ट्रेस को ओवरकम करने का भी थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म है जिससे स्ट्रेस को ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन ये है कि अगर इसको हाथ से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो इसको स्क्रीनिंग टाइम को अपना बिल्कुल लिमिटेड रखें और उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपके लिए इंफॉर्मेटिव और क्योर हो। जी मैम, अब मुझे आखिर में ये बताएं कि एक आम इंसान को, कोई भी पेशेंट है जो कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है या स्ट्रेस के अंदर है, तो उसको कब किसी जो साइकोलॉजिस्ट है, जो माहिर नफ्सियात है, कब रुजू करनी चाहिए? कौन सी प्रॉब्लम्स हो तो फिर उसको किसी एक माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए, या उसको कोई घर के अंदर ही अगर इसकी ट्रीटमेंट है तो उसको घर के अंदर ही अपनानी चाहिए, और अगर मसला ज़्यादा हो जाए तो फिर किसी माहिर नफ्सियात की तरफ जाना चाहिए? इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक इंसान को साइकोलॉजिस्ट के पास तब आना चाहिए जब वो देखें कि उसके जो आम लाइफ के मसले हैं वो एक चीज़ से बिल्कुल अलग हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गई है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, मतलब कि उदासी ज़्यादा रहने लग गए हैं, उसका काम पे कंसंट्रेट नहीं है अपना, ठीक है, बेचैनी है, ठीक है, नींद ठीक नहीं है, भूख नहीं लग रही, या इसके अलावा और भी कोई डिसऑर्डर है जैसे कि सिजोफ्रेनिया है, चीज़ें दिखाई देना, कानों में आवाज़ें वगैरह आना, ठीक है, और इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, इंसान के उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए, हार्मोनिक चेंजिंग्स आ जाएं, ठीक है। इसके अलावा और भी कन्वेयर डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसे हम एपिलिप्सी है, मिर्गी के दौरे वगैरह, अगर ये चीज़ें आपको आम लाइफ में मिलना शुरू हो जाए, ठीक है, जो कि इंसान को डिस्टर्ब कर रही हैं प्रॉपरली, इंसान की जहनी सेहत को डिस्टर्ब कर रही हैं, आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ताकि आप अपने न्यू लाइफ में एक कदम रख सके और इन चीज़ से छुटकारा पा सके। अच्छा मैम, मुझे ये बताएंगे, क्या ये डिप्रेशन, स्ट्रेस और जो एंजाइटी है, क्या घर के अंदर भी इंसान खुद इसको ट्रीट कर सकता है, या फिर एक माहिर नफ्सियात ही अपनी कुछ उसकी जो एक्सरसाइज है या कोई उनकी थेरापी है उसके ज़रिए वो ठीक कर सकता है? क्या घर के अंदर एक आम इंसान इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है? इसके भी बारे में भी ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, इसको हम घर में भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये इस चीज़ की स्टेजेस होती हैं। माइनर स्टेज होती है एक डिप्रेशन की, एक मॉडरेट लेवल की, एक सीवियर लेवल की। जो माइनर स्टेज होती है उसको हम घर में एक्सरसाइज के ज़रिए और डीप ब्रीथिंग के ज़रिए
जो सा है रिकवर कर सकते हैं और अपना बिहेवियर शेड्यूल बना के। और इसके अलावा अगर हम मॉडरेट लेवल डिप्रेशन या किसी और सिम्टम्स की बात करें तो वो एक माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करें। और इसके अलावा भी अगर इससे भी ज़्यादा सेवेरिटी है जो आप थेरेपी यूज नहीं करें तो हम फिर इसके साथ मेडिकेशन लगाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, केमिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें साइकेट्री जो सी डिसऑर्डर्स हैं इनमें से गुजरना पड़ता है। जी मैम आपने बहुत अच्छा इसका आंसर भी दिया और इसको एक्सप्लेन भी किया। जी मैम, अब आखिर में नाज़रीन के लिए आपका कोई पैगाम, हमारी नौजवान नस्ल के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो वो बताइए। जी बिल्कुल, मैं नाज़रीन के लिए यही पैगाम देना चाहूँगी कि जैसे इंसान को सर दर्द होता है या जिस्मानी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाता है। अगर इसी तरह आपको कोई जहनी मसला होता है तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। आपको बैठकर अपनी इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको कंसल्ट करके अपने आप को आरामदेह और सुकून ज़िंदगी बनानी चाहिए। और इसके अलावा और भी मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में अदब और एहतराम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अरसलान मकसूद को देखते रहिए हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैं टॉक विद अरसलान। अल्लाह हाफिज़।